नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पहला क्वेश्चन ऋषभ फारिया साहब की तरफ से है और उन्होंने एक अनूठी कंपनी के बारे में पूछा है और बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी शायद होगी कि ये कंपनी क्या करती है। तो कंपनी का नाम है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। कंपनी की बात शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको स्टॉक मार्केट या किसी शेयर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। तो चलिए इस कंपनी की डिटेल में चर्चा करते हैं कि बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है और कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड अपने आप में एक अनूठी कंपनी है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जुलाई 1991 यानी 1991 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से स्थापित हुई। उसके बाद जनवरी 2001 में ये बीएसई में लिस्टेड हुई। तो ये केवल बीएसई में ही लिस्टेड है और इसका जो काम है वो ये है कि ये जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे और मीडियम साइज़ के एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके पुर्जे बनाती है और ये एयरक्राफ्ट भी बनाती है। अब क्या इसमें कैसे बनाती है और इसका डिटेल में काम क्या है वो आगे समझेंगे। पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसमें विशेष बात है जिसमें आपको मैं एंड में बताऊँगा कि इस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि ये एकमात्र कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जिसके पास अपना खुद का एयरफील्ड है, प्राइवेट एयरफील्ड, यानी कि हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं। अब देखिए, एयरफील्ड और हवाई अड्डे में थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस होता है कि जो हवाई अड्डा होता है उसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो यात्री के आने के, जाने के, खाने पीने की, रहने की, मतलब ठहरने की, है ना, उस तरह की बहुत सारी सुविधाएं होती है। जबकि एयरफील्ड जो होता है ना, वो कोई भी एक स्ट्रिप ऑफ लैंड भी हो सकता है जहाँ पे सिर्फ हवाई जहाज़ उतरें और चढ़ें। लेकिन इनका जो ये एयरफील्ड है वो काफ़ी सारा सुसज्जित है। वहाँ पर काफ़ी सारे जो बड़े विमान हैं वो भी उतर चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और साथ ही में इस एयरफील्ड के साथ में आखिर करते क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इनके पास 240 एकड़ की लैंड है और जैसे मैंने बताया लाइसेंस्ड एयरफील्ड है और 7111 फीट लंबा रनवे भी है। ठीक है, तो कई तरह के विमान यहाँ पर लैंड भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं और प्राइवेट है ये। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये करीब करीब होसूर जो कर्नाटका में है उससे करीब करीब 9 किलोमीटर दूरी पर इनका ये जो एयरफील्ड है वो स्थापित है। अब बात ये कर लेते हैं कि इनके बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं। तो देखिए, इनके 3 बिजनेस सेगमेंट हैं। एक है एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग, और तीसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये जो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इनके पास एक एयरफील्ड है। अब वो जो एयरफील्ड है उसको, जैसे विमान, जब कोई भी विमान उतरेगा या उसके ऊपर चढ़ेगा तो उसका ये लैंड करने का या फ्लाई करने का एक तो किराया लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके पास जो हैंगर है, यानी पार्किंग की स्पेस है, जो हवाई जहाज़ जहाँ पे लैंड करने के बाद जहाँ उनको स्टेशनरी कर दिया जाता है उसको हैंगर बोलते हैं। तो उन हैंगर्स में ये पार्किंग भी है इनके पास और साथ ही में ये वहाँ पर उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो रिपेयर, मेंटेनेंस और पार्किंग की फैसिलिटी, तो ये हैंगर्स को, कुछ हैंगर्स को इन्होंने किराए पे लॉन्ग टर्म लीज पर भी इन्होंने दे रखा है जिससे इनकी इनकम आती है। तो 2 तरह की इनकम हो गई, एक तो लैंडिंग की और फ्लाई करने की से आने वाली इनकम, दूसरी बात जो हैंगर पे जो ये किराया लेते हैं उस तरह की इनकी इनकम आती है। तो ये तो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर से इनकी इनकम आती है। और जो दूसरा इनका मेजर सेगमेंट है वो ये है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो ये जो छोटे और मीडियम साइज़ के एयरक्राफ्ट बनाती है। बनाने का मतलब ये है, देखिए, जैसे बस होती है ना, तो बस में क्या होता है, इंजन आपने कहीं से ले लिया,
ठीक है, और उसके आपने बॉडी बना दी, चेसी बना दिया और टायर वगैरह फिट कर दिए। तो इस तरह का काम है इनका। बेसिकली आप ये नहीं कहें, ये ना समझें कि ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ये बेसिकली फिटमेंट वाला काम करते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के नहीं। क्योंकि अगर बड़े साइज़ के होते तो फिर ये बोइंग टाइप की कंपनी हो जाएगी, तो वो उस तरह की कंपनी नहीं है। ठीक है, तो पहले छोटे और मीडियम साइज़ के, एक तो एयरक्राफ्ट के पुर्जे और एयरक्राफ्ट भी बनाती है। ठीक है, अब ये पुर्जे का क्या मतलब हुआ? देखिए, जो ओल्ड मॉडल के जो छोटे हवाई जहाज़ हुआ करते थे उनके कई तो ये ऑब्सोलीट हो गए, मतलब पुराने हो गए, अब उनके पुर्जे मिलते नहीं हैं। तो उस तरह के पुर्जे, जो कस्टमाइज पुर्जे होते हैं ना, वो ये बना देती है। ठीक है, फिर क्या है कि उनकी जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, ठीक है, तो मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि मैं जो चलता हुआ एयरक्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट को मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो देखूं कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं, तो ये मेंटेनेंस है। रिपेयर क्या हुआ, ख़राब हो गया तो उसको ठीक करना मेंटेनेंस है, ये रिपेयर है। और ओवरऑलिंग क्या हुआ, मैंने पुर्जे करके सबको अलग कर दिया। ठीक है, और मैंने देखा यार इसमें कौन सा पुर्जा में कुछ प्रॉब्लम है, और फिर मैंने वो, जैसे मिस्त्री के अपन स्कूटर और या कार वगैरह, स्कूटर का अगर मैं ज़्यादातर एग्जांपल दे दूँ या किसी बाइक का एग्जांपल दे दूँ, आपको इंजन अगर उसका बोर कराना होता है, इंजन बैठ जाता है जिसको बोलते हैं, सीज हो जाता है इंजन, तो वो क्या करता है, वो सारा उस बाइक को या स्कूटर को तोड़ ताड़ देता है। तोड़ ताड़ इन द सेंस आपका शॉकर अलग कर देगा, टायर अलग कर देगा, सीट अलग कर देगा, हैंडल अलग कर देगा, इंजन अलग कर देगा, इंजन में जो पिस्टन है उसको अलग कर देगा, फिर उसको बोर करा के लाएगा। तो वो जो सारा जो चीज़ है ना, इसको ओवरऑलिंग बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल करना। ठीक है, कि ओवरऑल का मतलब ये उस चीज़ को अलग अलग करके उसको नया जैसा बना देना, उस चीज़ को ओवरऑलिंग बोलते हैं। तो ये रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग करते हैं किसकी? ये छोटे और मीडियम एयरक्राफ्ट की, जैसे इनको जो महारत हासिल है या जिसके लिए ये अधिकृत हैं, वो एक है जैसे सेस्ना साइटेशन 525A एयरक्राफ्ट। तो ये सेस्ना साइटेशन 525A, ये इसका सेस्ना जो छोटा एयरक्राफ्ट है, एक जो जेट एयरक्राफ्ट है, उसका एक्चुअली ये मॉडल है। तो ये जो मैं सेस्ना के बारे में बता दूंगा, ये लाइट पैसेंजर जेट है, एक जेट विमान है और हल्का विमान है, और 6 से 8 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और जो ज़्यादातर ये चार्टर्ड फ्लाइट के काम आता है। ठीक है, जो आप और हम जो कई बार बुक करा देते हैं 7-8 पैसेंजर की, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो, या लोगों के पास जो प्राइवेट जेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्राइवेट जेट्स जैसे किसी उद्योगपति के पास कुछ हुआ, फिर इनके पास एक सिस्टम इंटीग्रेशन कर का काम है। अब वो क्या हुआ, वो ऐसे हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, और छोटे एयरक्राफ्ट, और पुराने हो गए, काफ़ी पुराने हो गए। अब क्या है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो जैसे रेडार है। अब रेडार में मान लीजिए ये जो चीज़ जो सिग्नल भेजता है, और वो जो रेडार है, हो सकता है रेडार नई टेक्नोलॉजी का हो, ये वाला इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो या तो हो नहीं, या पुराने सिस्टम के हो। तो इसमें ऐसा चेंज करना कि ये जो एयरक्राफ्ट की जो सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, उस रेडार टाइप की चीज़ों से, रेडार और बहुत सारी चीज़ों, रेडार तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उनके साथ ये कंपैटिबल हो जाए, यानी मैच कर जाए। ठीक है, जैसे फ़ोन है, तो फ़ोन में मान लीजिए आपके पास जो सिम डलती है, फ़ोन आपको पुराना है और आपको 5G सिम, मान लीजिए आपको वो 4G को सपोर्ट करता है और आपको 5G की सिम डालनी है, तो मैं इस 4G के फ़ोन को, रिट्रोफिटिंग का मतलब ये हुआ कि मैं इस 4G के फ़ोन को 5G में कन्वर्ट कर दूँ ताकि इसमें 5G की सिम लग जाए। तो ऐसे ही ये एयरक्राफ्ट के अंदर का जो सिस्टम है ना, उसको इस तरीके से सेट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, कि वो बाहर के जो और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बाहर के, ठीक है, जिससे एयरक्राफ्ट कम्युनिकेट करता है, उससे कंपैटिबल हो जाए। तो इनकी 3 तरह की सर्विसेज हैं। तो अब इनका ये जो 3 तरह की सर्विसेज, इनमें से जो इनका, जैसे मैंने बताया, रेंटल इनकम, वो जो एयरक्राफ्ट चढ़ता उतरता है, लीज़, हैंगर की लीज़ जो इनको किराए पर देते हैं हैंगर्स पे, भाई आप अपना प्राइवेट एयरक्राफ्ट है या कोई भी एयरक्राफ्ट आप पार्क कर दो, तो उससे जो किराया आता है, और जो MRO, रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल जो है इनका, वो इनसे इनका 92% आता है रेवेन्यू। 6% रिट्रोफिटिंग से आता है, यानी कि उसको पुरानी टेक्नोलॉजी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको नई टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल करना, मैच कराना, तो यहाँ से उसको 6% आता है, और बाकी
से इनको करीब करीब 2% आता है रेवेन्यू। अब जो इनका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, 915 करोड़ का है, ROE 13% है, डेट टू इक्विटी नील है ना, ये बहुत अच्छी बात है इसमें, खास बात। और PE 51 का है, 3 साल की सेल्स 9% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है 28% का बढ़ा है। प्रमोटर के पास 52.2% है जो रिसेंटली थोड़ा सा बढ़ा है, करीब करीब 1% इनका बढ़ा है। और FII के पास कुछ है नहीं, और पब्लिक के पास 48% है लगभग। अब इसमें जो PE 51 का है ना, ये आखिर क्यों है, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, इनके पास ये जो 240 एकड़ लैंड जो है ना, होसूर से जो 9 किलोमीटर दूर जो इनके पास एरोड्रम है, ये उसकी बुक वैल्यू जो है ना, बुक में जो वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू 76 करोड़ की, और इनका जो टोटल मार्केट कैप है वो है 915 करोड़ का। अगर मैं 75 को 4 टाइम्स भी कर देता हूँ, मतलब बुक वैल्यू से 4 टाइम्स मान लीजिए मार्केट वैल्यू है, जनरली एक रीजनेबल एस्टिमेट है, ये मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या वैल्यू, मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो PE 51 का है ना, ये उस लैंड की वैल्यू के कारण मिल रहा है आपको। 75 इंटू 6 अगर मैं कर दूँ, 4 इंटू कर दूँ तो 300 होता है, तो इसका मार्केट कैप तो करीब करीब 615 करोड़ का है अगर मैं लैंड को हटा दूँ तो। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी कंपनियां भी एक्वायर कर रहे हैं और डिफेंस वाले उसमें जा रहे हैं। तो ये क्या है कि जो डिफेंस वाले यानी अपनी एयरफोर्स के जो पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं ना, उनके पार्ट्स भी बना रहे हैं, उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल भी कर रहे हैं, और एक छोटी कंपनी खरीद के ये डिफेंस के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 स्टोरीज हैं इसमें। एक डिफेंस की स्टोरी है जो शायद ये आगे पूरा करें, और जो दूसरी स्टोरी है ना, वो इसमें लैंड बैंक की स्टोरी है, ठीक है। अब मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ कि कृपया इस जो फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया है ना, इस पे आप थोड़ा स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद ही इस कंपनी की परफॉर्मेंस आप जज करें, और ये क्या नए क्या डिफेंस में जा रही है, क्या डिफेंस में तेजी जो अपने मेक इन इंडिया या जो डिफेंस के प्रोडक्शन को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा दे रही है, क्या उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि इसके पास ये कैपेबिलिटी तो है, लेकिन क्या कितना ढंग से, कितना एग्रेसिव मैनेजमेंट है जिसमें वो उस जो डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशली जैसे इनका जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल है, किस तरीके से अपने आप को ये बढ़ाती है, ग्रो करती है, ठीक है, वो एक देखने की बात है। तो बेचने या खरीदने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई निर्णय लें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मनोरम जी का, और रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, और वीनस रेमेडीज़ के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, वीनस रेमेडीज़ जो है ना, एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1991 में पवन चौधरी साहब ने स्थापित की है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड कंपनी है बेसिकली। इनका जो काम है ना, वो रिसर्च ओरिएंटेड है, दवाइयों में नई दवाइयाँ निकालते हैं और उस दवाई को पेटेंट कराते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रांडेड में भी हैं और जेनरिक में, यानी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल भी बनाते हैं और जेनरिक फार्मास्यूटिकल भी, जेनरिक दवाइयाँ भी बनाते हैं, ठीक है। जेनरिक का मतलब ये कि जो है, जो मॉलिक्यूल के नाम से बिकता है, जैसे पैरासीटामोल अगर मैं लिख दूं तो वो एक किसी दवाई के ऊपर कि दिस इज़ पैरासीटामोल, तो वो पैरासीटामोल जो है ना, वो आपका जेनरिक दवाई होगी, और मैं लिख दूं क्रोसिन तो वो ब्रांडेड दवाई होगी, ठीक है। अब ये कौन से सेगमेंट में कौन सी तरह की दवाइयाँ बने, इनका जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो इंजेक्टेबल्स में है। यानी कि देखिए, जो एक तो होता है हम मुंह से लेते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा क्या है, या तो आप इंट्रावीनस लेंगे, जो आप सुई, नसों में सुई लगा के लेते हैं, ठीक है, या स्किन के अंदर लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ वाली जो दवाई होती है, या हिप्स पे लगाते हैं, जो इंजेक्शन अपन लगाते हैं, है ना, इस तरीके, जो ओरल नहीं होता, तो उस तरह की दवाइयाँ ये बनाते हैं। क्रिटिकल सेगमेंट में बनाते हैं। क्रिटिकल मीन्स जो लाइफ सेविंग कैटेगरीज हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, उस तरह के। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवाई बनाते हैं, और
कैंसर के लिए दवाई बनाते हैं। तो ये सेफालोस्पोरिन्स बनाते हैं, फिर कार्बापेनम्स जो होती है दवाई, ठीक है, मेरोपेनम करके बैक्टीरियल एंटीबायोटिक आती है, एक बड़ा जो बहुत ही ज़्यादा जिसको इन्फेक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं, तो वो कार्बापेनम उसका नाम है, मतलब उस कैटेगरी की दवाई है। फिर ऑन्कोलॉजी की दवाई बनाते हैं, यानी कैंसर की दवाइयाँ बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्रिटिकल केयर की ये दवाइयाँ बनाते हैं। अब देखिए 3 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब इनका देखिए आप इनका वो देखिए कितनी बढ़िया तरीके के इनकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कितना बढ़िया पेटेंट्स हैं। आप देखिए 3 तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। पूरे वर्ल्ड में 135 से ज़्यादा पेटेंट हैं इनके, 135 से ज़्यादा पेटेंट हैं, 180 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट हैं, 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, 10,000 से ज़्यादा स्टॉकिस्ट हैं, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने एक रीसेट करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक तो वेलनेस की दवाइयाँ बनाते हैं। अब वेलनेस की दवाइयाँ क्या होती है, ये वेलनेस जैसा हिमालय वाला के प्रोडक्ट नहीं आते क्या आपके, एप्पल साइडर विनेगर आएगा, कोई अश्वगंधा आएगा, कोई नीम या तुलसी का कुछ आएगा, एक्सट्रैक्ट आएंगे। तो इस तरह की दवाइयाँ ये एक तो वेलनेस के वाले बेचते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। आजकल ये आयुर्वेदिक और ये सब चल रहा है ना, तो उसमें क्या देखता है आदमी कि अश्वगंधा का मेरे पास ये कैप्सूल हैं या जो भी फॉर्म में ये देते हैं, तो भाई इसको ले लो। तो उसमें वो एक तरीके जो है ना वो B2C बिजनेस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच सकते हो। फिर क्या है, पेन रिलीफ के लिए इनके कुछ सॉल्यूशंस हैं, मतलब बाम वगैरह और ये सब ट्यूब वगैरह जो आती हैं वो। फिर विटामिन, आजकल फैशन है विटामिन खाने का, बच्चे जाएंगे जिम में तो विटामिन की गोलियां खाते हैं, लेडीज़ खाती हैं, आदमी सोचता है कि विटामिन की गोलियां खाऊंगा तो कोई विटामिन की कमी है मेरे में, वो दूर हो जाएगी, होती भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक सेगमेंट बता रहा हूँ। फिर एक कुछ ऑयल कुछ बनाते हैं जो मसल पेन के लिए, इनके लिए, तो वो योगा वाला, ठीक है, वो बाबा रामदेव टाइप की जो तेल आते हैं ना, तो वो तेल भी ये उस सेगमेंट में भी आ गए, तो बेसिकली कंज्यूमर सेगमेंट में आ गए, ठीक है। अब मार्केट कैप कितना है, 487 करोड़ का। अब आप ये देखिए 1991 में स्थापित हुई ये कंपनी है ना, और आज तक इस मतलब करीब 25 और 34 ईयर्स इसको हो गए। 34 ईयर्स में इसका मार्केट कैप मात्र 487 करोड़ का है, ROE मात्र 6% का है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, कोई ख़ास बात नहीं, 8 रुपये है हर 100 रुपये की इक्विटी पर, PE 18 है, PE भी कम होना ही है। 3 साल की सेल कोई बढ़ी नहीं है, 3% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट केवल 10% बढ़ा है, ठीक है। प्रमोटर के पास 42% है, FII के पास 1% है, पब्लिक के पास जो है बाकी 57%। अब इसका मैं टोटल देखूं तो देखिए कोई कंपनी ने इतने 34 सालों में अभी 500 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है इस कंपनी का, और ये कंपनी एक रेंज में चलती है, ये नोट करिएगा आप, ये रेंज में चलती है, हर साल एक ऊपर चली जाएगी, फिर ये नीचे आ जाएगी, साल 2 साल का इसका वो रहता है। इसके रिज़ल्ट भी आजकल में आने वाले, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ अभी, लेटेस्ट क्वार्टर का जो मार्च क्वार्टर का। तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी रेंज में चल रही है, तो आपको क्या है इसमें खोने लायक कुछ नहीं है। लेने खरीदने की लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस तरह के जितने भी शेयर होते हैं ना, ये कभी आप तेज़ी में मत लीजिएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आप ये सोचें ये कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो सेल्स इतने बड़े बड़े पेटेंट्स, इनकी इतने देशों में प्रेजेंस है, इतनी पेटेंट हैं, डेट है नहीं, सबसे बड़ी बात ये डेट है नहीं, है ना, तो फाइनेंशियल लिक्विडेशन का भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो एक रेंज में जब ये लोअर लेवल पर इस तरह की कंपनीज आएँ, लोअर लेवल के अपने रेंज के लोअर लेवल पे आए, तब इनको खरीदना चाहिए, और जब हायर रेंज पे आए तब इनसे नमस्ते कर देना चाहिए। तो लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।